हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी एमपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली एमपी सेट और उसके बाद फिर एपी की क्लास में जो हम काफ़ी समय से चला रहे हैं, और इसमें हम समाजशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। और समाजशास्त्र के साथ साथ क्या है, एमएसडब्ल्यू, चूँकि इस बार दोनों का पेपर एक ही होगा समाजशास्त्र का, तो सोशलॉजी और एमएसडब्ल्यू दोनों का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सोशलॉजी का ही पेपर आएगा, तो वही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है इसमें। और इसमें हमने स्टार्ट कर दिया था शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं, और शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराओं में हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे। कार्ल मार्क्स के लगभग सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हैं। थोड़े बहुत टॉपिक बचे हुए हैं, उसके 2 लेक्चर बचे हुए हैं। तो ये सेकंड लास्ट लेक्चर है कार्ल मार्क्स को लेकर के। ये जो टॉपिक है आज का हमारा जो टॉपिक है कार्ल मार्क्स को लेकर के, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्ग चेतना के बारे में, इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य के बारे में और अलगाव के बारे में। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। तो 3 प्रश्न तो आपके यहीं तैयार हो जाते हैं। ये जो तीनों प्रश्न है, ये आपसे सीधा पूछने में आ सकता है कि वर्ग चेतना की व्याख्या किसने की है। देखिए, वर्ग तो बहुत सारे लोगों ने वर्णन किया है वर्ग का, लेकिन वर्ग चेतना की यदि हम बात करें तो मार्क्स वर्ग चेतना की चर्चा करते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य, पूंजीवाद में अतिरिक्त मूल्य, इसकी चर्चा भी मार्क्स करते हैं। और श्रमिक के अलगाव की चर्चा भी कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ये जो 3 प्रश्न हैं, वर्ग चेतना, अतिरिक्त मूल्य और अलगाव, ये आप अच्छे से समझ जाइए। ये तीनों अवधारणाएं किसने दी हैं? ये कार्ल मार्क्स ने दी हैं। चलिए देखें। तो सबसे पहली बात आती है वर्ग और वर्ग चेतना। देखिए, मार्क्स ने जो वर्ग की व्याख्या की है वो पूरी तरीके से आर्थिक व्याख्या है। मार्क्स का स्टेटमेंट है कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, यानी सामाजिक प्राणी की अपेक्षा वो एक आर्थिक प्राणी अधिक है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि किसने मनुष्य को आर्थिक प्राणी कहा है। तो आर्थिक प्राणी कहा है, और आर्थिक प्राणी होने के चलते मनुष्य आर्थिक क्रिया करता है और वर्गों का निर्माण होता है उसमें। तो सबसे पहले मार्क्स की जो वर्ग की व्याख्या है उसे देखते हैं। रेमंड एरन, देखिए जो रेमंड एरन है ये जाने माने समाजशास्त्री हैं। इनकी किताब है मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट। आपसे ये वाली किताब भी पूछ सकते हैं कि मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट किसकी बुक है, तो ध्यान रखिएगा रेमंड एरन की बुक है। इस पुस्तक में रेमंड एरन ने कार्ल मार्क्स को लेकर के काफ़ी चर्चाएं की हैं, कार्ल मार्क्स का वर्णन भी किया है। इसमें ये क्या लिखते हैं कि मार्क्स का समाजशास्त्र वास्तव में क्या है, वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। यानी रेमंड एरन का ये कहना है कि मार्क्स ने जो व्याख्या की है वो वास्तविकता में व्याख्या क्या है, वर्ग संघर्ष की ही व्याख्या है। तो ध्यान रखिएगा, रेमंड एरन का ये स्टेटमेंट है और ये मार्क्स के लिए है। इनकी पुस्तक का भी ध्यान रखना आपको। कैपिटल में मार्क्स ने कहा है, देखिए कैपिटल, कैपिटल से मतलब ये है, मार्क्स की किताब है, जर्मन लैंग्वेज में थी, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। दास कैपिटल या दी कैपिटल के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो दास कैपिटल या दी कैपिटल, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स की बुक है। तो उसी बुक में मार्क्स ने कहा है कि जब लाखों परिवार ऐसी आर्थिक दशा में जीवन यापन करते हैं तो उन्हें उनकी जीवन पद्धति उनके हेतुओं, हेतु से मतलब होता है कि जो हमारा निजी हित है वो क्या कहलाता है, वो हमारा हेतु कहलाता है। तो उनके हेतुओं और उनकी संस्कृति से अन्य वर्गों से विमुख कर देती है। कुल मिलाकर ये क्या है कि एक ऐसी आर्थिक जीवन यापन की प्रणाली जिसके हेतु यानी जिसके हित कैसे हैं, अलग हैं, और जो उसे दूसरे वर्ग की जो जीवन प्रणाली है उससे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, विमुख कर देती है यानी दूर कर देती है, और उन्हें सत्यतापूर्ण विरोधी खेमों में खड़ा कर देती है। अब देखिए नाम क्या आ रहा है, मार्क्स क्या लिख रहे हैं, शत्रुतापूर्ण विरोधी खेमा। इनका मतलब ये हो गया कि एक वर्ग और उसके विरोध में जब दूसरा वर्ग आएगा तो शत्रुतापूर्ण होगा, यानी कि
क्योंकि मार्क्स जैसा मैंने आपको बताया था कैसे समाजशास्त्री हैं, संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं। और इनकी जो वर्ग की व्याख्या है ये कैसी व्याख्या है, ये संघर्षवादी व्याख्या है। और उसमें मार्क्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और ये जो भी वर्ग हैं इन्होंने कभी प्रत्यक्ष और कभी पीठ पीछे हमेशा ही क्या किया है, वर्ग संघर्ष ही किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स की डेफिनेशन है। कैपिटल जो उनकी दास कैपिटल पुस्तक है उसमें डेफिनेशन है किसकी है, वर्ग की। ठीक, चलिए मार्क्स क्या बोलते हैं, समाज में केवल दो प्रकार के ही वर्ग होते हैं। देखिए ये भी आप में प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि मार्क्स कितने प्रकार के वर्ग मानते हैं, तो वो दो ही प्रकार के वर्ग मानते हैं। पहला हैव्स, यानी जिनके पास सब कुछ है। मार्क्स बोलते हैं दो ही प्रकार के लोग हैं, एक वो है हैव्स जिनके पास सब है। इसमें कौन कौन है, पूंजीपति यानी कारखानों के मालिक, भूस्वामी यानी कि जो भूस्वामी यानी जिनके पास जमीनें हैं। तो मार्क्स बोलते हैं कि पूंजीपति, पूंजीपति क्या है, इसके पास प्रॉफिट आता है, मुनाफा। और ये जो भूस्वामी होता है इसके पास जमीन का किराया आता है। ये दोनों कैसे वर्ग हैं, हैव्स यानी उत्पादन के साधनों के कैसे हैं, स्वामी। हैव नॉट्स जिनके पास कुछ नहीं है। और उसमें मार्क्स केवल एक ही व्यक्ति को रखते हैं, वो कौन है, श्रमिक, यानी कि जो अपना श्रम बेच रहा है और श्रम बेच करके क्या कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कमा रहा है, वो क्या है, वो श्रमिक वर्ग है, हैव नॉट्स की कैटेगरी में आता है। मार्क्स बोलते हैं इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है, उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है, हैव्स। उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन नहीं है, कौन उसको अपनी सर्विस दे रहा है, तो ये हैव नॉट्स। तो ये दो प्रकार के ही वर्ग मार्क्स बताते हैं। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मार्क्स ने 5 युगों की चर्चा की है, और उन 5 युगों में हर एक युग में जो वर्ग है वो वर्ग जैसा कि अभी आपको बताया हैव्स और हैव नॉट्स, ये कौन कौन से वर्ग मार्क्स ने बताए हैं, तो वो हम देख लें। आदिम साम्यवादी अवस्था, इसको मार्क्स बोलते हैं, ये अवस्था कैसी थी, वर्ग विहीन अवस्था थी, यानी यहाँ पर वर्गों का अस्तित्व नहीं था। नाम सही है, आदिम अवस्था थी, लेकिन कैसी थी, साम्यवादी, यानी कि यहाँ पे वर्ग नहीं थे। वर्ग कब आए, जैसे ही निजी संपत्ति का उद्भव हुआ वर्ग आ जाता है। दूसरी अवस्था कौन सी है, दास स्वामित्व अवस्था। तो दास अवस्था में दो प्रकार के वर्ग थे, कौन कौन से, एक तो था मालिक और दूसरा कौन था, दास। और ये जो दास होते थे ये अपने मालिकों के शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से गुलाम होते थे। ध्यान रखिएगा, शारीरिक गुलामी भी है, आर्थिक गुलामी भी है। तीसरी सामंतवादी अवस्था, यहाँ मार्क्स बोलते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, कौन से, एक तो सामंत यानी ये हैव्स की कैटेगरी में है, और दूसरा क्या है, भूदास, यानी ये सामंतों की जो भूमि होती थी उसके ऊपर कृषि करता था। तो भूदास यानी जमीन का दास, यहाँ ये अपने मालिक का दास था, इसने मुक्ति के लिए संघर्ष किया, तो वह शारीरिक रूप से तो मुक्त हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से क्या हो गया, जमीन के गुलाम में कन्वर्ट हो गया। तीसरी अवस्था है पूंजीवादी अवस्था, और इसमें जैसा कि आपसे पूछ सकते हैं बुर्जुआ, और इसी को मार्क्स ने क्या बोला है, पूंजीपति। बुर्जुआ यानी पूंजीपति। और दूसरा क्या है, सर्वहारा यानी कि श्रमिक। ये हैव्स की कैटेगरी में है और ये हैव नॉट्स की कैटेगरी में है। ये दास, सामंतवादी, पूंजीवादी, ये तीन अवस्थाओं में ये वर्ग मार्क्स बताते हैं। उसके बाद मार्क्स का ये कहना है कि यहाँ पूंजीवादी अवस्था में क्या होगा, श्रमिक या सर्वहारा एकत्रित हो जाएंगे और पूंजीपति के विरुद्ध खूनी क्रांति करेंगे, पूंजीवाद का उन्मूलन कर देंगे, और उसके बाद समाजवादी अवस्था आ जाएगी। और ये अवस्था भी कैसी रहेगी, ये वर्ग विहीन अवस्था रहेगी। समाजवादी या साम्यवादी अवस्था बोलते हैं आप, ये वर्ग विहीन अवस्था रहेगी। तो ये मार्क्स का वर्णन है।
इसका, ये अलग अलग युगों में किस प्रकार के वर्ग होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहां से आपसे प्रश्न पूछने में जरूर आएगा। अब बात करें वर्ग चेतना की। मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष तब होगा जब जो वर्ग हैं उनमें वर्ग चेतना होगी। और एक्चुअली वर्ग चेतना ऐसा नहीं है, जो पूंजीपति वर्ग है उसमें भी होती है, सर्वहारा वर्ग दोनों में रहेगी। लेकिन यहाँ हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं सर्वहारा वर्ग की। तो जो वर्ग चेतना है, वर्ग चेतना यानी कि हम इस वर्ग के सदस्य हैं, ये वर्ग चेतना कहलाती है। जैसे श्रमिक लोग ये मान करके चलते हैं कि हम इस श्रमिक वर्ग के सदस्य हैं, स्टूडेंट लोग ये मान करके चलते हैं कि हम इस स्टूडेंट वर्ग के सदस्य हैं, महिलाएं ये मान के चलती हैं हम किस महिला वर्ग के सदस्य हैं। तो ये जो जागरूकता है, जो चेतना है, ये वर्ग चेतना कहलाती है। तो मार्क्स और एंजल्स इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जर्मन आइडियोलॉजी। जो जर्मन आइडियोलॉजी थी, इसमें उन्होंने दो प्रकार की अवधारणाएं रखी थी। कौन सी? अपने में वर्ग यानी क्लास इन इटसेल्फ, और दूसरा अपने लिए वर्ग यानी क्लास फॉर इटसेल्फ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछने में आ सकता है कि क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, ये अवधारणा आखिर किसने रखी थी या किसने दी थी अवधारणा? तो ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स की अवधारणा है। और जो अपने में वर्ग है, अपने में वर्ग, तो अपने में वर्ग इसका मतलब यह है कि जब, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये अपने में वर्ग इसका निर्माण तब होता है जब एक ही कार्य में, एक ही कार्य के मजदूर है, जो एक ही काम में संलग्न है, उनमें जब वर्ग चेतना आती है तो वो क्या कहलाता है? अपने में वर्ग। यानी क्या? सपोज के कोई कपड़ा मिल है, तो कपड़े मिल में कार्यरत जितने मजदूर हैं, जब उनमें वर्ग चेतना आ जाती है और वो ये सोचते हैं कि कपड़ा मिल के जितने भी मजदूर हैं उनका बहुत शोषण हो रहा है, हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए और हम क्या करेंगे? अब हड़ताल करेंगे या क्रांति करेंगे। तो ये जो वर्ग चेतना है, ये वर्ग चेतना क्या कहलाती है? ये अपने में वर्ग। यानी जब एक ही कार्य में संलग्न मजदूर एक ही प्रकार के काम का जो उत्पादन कर रहे हैं या वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसके संलग्न मजदूर जब इकट्ठा हो जाते हैं, जब उनमें वर्ग चेतना आ जाती है, तो इस वर्ग चेतना को क्या बोलते हैं? अपने में वर्ग। दूसरा, अपने लिए वर्ग। और अपने लिए वर्ग जब क्या है? जब सारे मजदूर केवल और केवल मजदूर के नाम पर एकत्रित हो जाए और उनमें यह भेदभाव समाप्त हो जाए कि कौन किस, कहना चाहिए कि कौन कपड़ा मिल का मजदूर है, कौन लोहे की फैक्ट्री में काम करता है, या कोई भी मजदूर है वो मजदूर। तो मजदूर के नाम पे जब एकत्रीकरण होगा तो वो क्या कहलाएगा? क्लास फॉर इटसेल्फ। और मार्क्स इसको बोलते हैं क्या? दुनिया भर के मजदूर, दुनिया भर के मजदूर आपस में भाई भाई, यानी सारे मजदूर केवल मजदूरों के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये अपने लिए वर्ग का निर्माण कर देते हैं। यह आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, एक ही कार्य में कार्यरत मजदूर जब इकट्ठा होंगे तो जो वर्ग चेतना बनती है वो क्लास इन इटसेल्फ यानी अपने में वर्ग। और जब मजदूर केवल मजदूरों के नाम पर एकत्रित हो जाते हैं तो वो क्या होता है? क्लास फॉर इटसेल्फ। और क्रांति के लिए यही आवश्यक है। दूसरे नंबर वाला, पहले नंबर वाले में क्रांति होगी नहीं, और यदि होगी तो फेल हो जाएगी। दूसरे वाले में क्या होगा? आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा और पूंजीवाद का उन्मूलन हो जाएगा। तो ये वर्ग चेतना, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मार्क्स ने झूठी चेतना और वास्तविक चेतना की भी चर्चा की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे, झूठी चेतना और वास्तविक चेतना। तो मार्क्स बोलते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है, जिस दृष्टि से समाज की वास्तविकता को देखता है, यानी सत्तारूढ़ दल कुछ भी हो सकता है, वो सत्तारूढ़ दल वो पूंजीपति भी हो सकता है या कोई राजनीतिक दल भी हो सकता है, तो वो स्वयं के हिसाब से जब समाज को देखता है तो समाज की वास्तविकता को देखता है, तो इस वास्तविकता से पैदा हुई चेतना को अपने हित के लिए
अन्य वर्गों के सदस्य भी अपना लेते हैं। यानी सत्तारूढ़ दल की जो चेतना है, उसने अपने स्वार्थ के लिए जिस चेतना को उत्पन्न किया, और उसे भी यदि उसी चेतना को एज इट इज बाकी के वर्गों ने भी अपना लिया, तो मार्क्स ही बोलते हैं कि ये वास्तविक चेतना नहीं है और ये थोपी हुई चेतना है, और इसे मार्क्स क्या बोलते हैं? झूठी चेतना है। और मार्क्स का ये कहना है कि जिस दिन मजदूर या श्रमिक ये समझ गया कि ये वास्तविक चेतना नहीं है, ये तो झूठी चेतना है, और हमें तो एकजुट होकर के क्या करना है? अपने शोषण के विरुद्ध क्रांति करना है, तब वो क्या कर लेगा? झूठी चेतना को समाप्त कर देगा और वास्तविक चेतना में कन्वर्ट होगा। तो ये दो प्रकार की चेतना, झूठी चेतना और वास्तविक चेतना। नेक्स्ट, अतिरिक्त मूल्य। ये भी मार्क्स का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अतिरिक्त मूल्य देखिए क्या होता है कि एक बहुत कॉमन सी थ्योरी है कि कोई कारखाना है, सपोज शर्ट बनाने का कारखाना है, और शर्ट बनाने की कॉस्टिंग यदि 100 रुपये आती है, तो उस कॉस्टिंग में सब कुछ जुड़ा रहता है, और उस कॉस्टिंग में श्रमिक को जो सैलरी दी जाती है महीने भर की, वो भी उसमें जुड़ी हुई रहती है। तो मार्क्स का ये कहना है कि अतिरिक्त मूल्य से मतलब ये हो जाता है कि पूंजीपति श्रमिक के द्वारा उत्पादित वस्तु जब बाजार में बेचता है, तो उसकी जो लागत है, जो वो मजदूरी दे रहा है, वो पूरी नहीं देता। यानी यदि 100 शर्ट बेची, तो 100 शर्ट के पैसे जो श्रमिक को, चूंकि उसने शर्ट बनाई है, उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि पूंजीपति अपना मुनाफा ज़्यादा रख लेता है, और श्रमिक को पैसा क्या मिलता है? कम मिलता है। उसने जितनी मेहनत करी, जितना उत्पादन किया, उससे कम मिलता है। यदि इसको हम एक फॉर्मूले से समझें, तो श्रमिक द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं का मूल्य, और इसमें से घटा दीजिए श्रमिक को प्राप्त कुल वेतन, तो वो जो एक्स्ट्रा एडिशन आ रहा है, यानी कि अतिरिक्त पैसा जो बच रहा है, वही क्या है? पूंजीपति का है मुनाफा। और ये मुनाफा क्या होता है? हमेशा ही बढ़ता जाता है। सपोज कि यदि ये हो जाए कि एक मजदूर ने एक दिन में 20 शर्ट कहना चाहिए कि बनाई है, और एक शर्ट का मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो ये हो गया कितना? 2000 रुपये हो गया। ठीक है, तो 2000 रुपये के हिसाब से इस श्रमिक को क्या होना चाहिए? इसे वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि इसने क्या किया है? 2000 रुपये का उत्पादन किया है। लेकिन श्रमिक जो पूंजीपति होता है, वो इतना नहीं देता है, और वो हो सकता है कि ऐसे 1000 रुपये के उत्पादन के हिसाब से उसको सैलरी दे दे। तो धीरे धीरे ऐसे में क्या होगा? पूंजीपति का मुनाफा बढ़ता जाएगा, और श्रमिक की सैलरी क्या है? वहीं के वहीं रहेगी। पूंजीपति उतने ही घंटों में हो सकता है कि उससे ये बोल दे कि जितने घंटे काम करते हो, उसमें 20 की जगह अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें 25 शर्ट बनाना है, तो वो उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, 2000 से 2500 रुपये हो जाएगा, लेकिन सैलरी उसकी उतनी ही रहेगी। ये अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति धीरे धीरे क्या करता है? एकत्रित करता रहता है, और पूंजीपति का मुनाफा बढ़ता जाता है, और जो श्रमिक है वो वहीं रहता है। दोनों के बीच में वर्ग भेद बढ़ता जाता है। ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब मार्क्स का ये कहना है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है, जब श्रमिक एक देखता है कि मैं वहीं का वहीं हूँ, और पूंजीपति पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो धीरे धीरे उसके मन में वो जो काम कर रहा है, उससे विरक्ति होने लगती है, और अलगाव की भावना उसके मन में धीरे धीरे आने लगती है कि मुझे अब ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मैं तो वहीं हूँ, आज से 3 साल पहले मुझे जो सैलरी मिलती थी वही है, लेकिन मालिक के पास पहले एक बंगला था, 2 बंगले हो गए, फैक्ट्री का एक्सपेंशन हो गया, एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं मालिक की, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं वहीं का वहीं हूँ। तो ये अलगाव होने लगता है। मार्क्स क्या बोलते हैं? अलगाव वह अवस्था है जिसमें कामगार यानी श्रमिक उसके स्वयं के श्रम से उपार्जित वस्तुओं से अपने आप को अलग रखता है। यानी वो जो भी उत्पादन कर रहा है, उससे वो विरक्त हो जाता है,
वो काम तो करता रहता है लेकिन उसकी कोई इच्छा उसमें नहीं रहती। उस उत्पादन से अपने आप को वो क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, यानी उत्पादन के साथ उसका कोई लगाव नहीं होता। वह अपने आप को गुलाम समझता है, यानी उसको ये लगता है कि बस यहाँ केवल मैं सैलरी लेने के लिए आ रहा हूँ, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। शक्तिहीन मानता है और स्वयं से बेखबर होकर उत्पादन प्रक्रिया में जुटा रहता है, यानी केवल और केवल मशीन समझता है अपने आप को कि ठीक है मैं तो मशीन हूँ, जो बोलोगे वो मैं काम कर दूंगा, लेकिन काम से उसे कोई लगाव नहीं रहता। जैसे कि यदि ये बोला जाए कि एक माँ अपने बेटे के लिए स्वेटर बुनती है तो उसको स्वेटर से बहुत लगाव होता है, या कोई व्यक्ति पेंटिंग बनाता है खुद के लिए या बेचने के लिए बनाता है तो उसे उस पेंटिंग से बहुत लगाव होता है। जब वो लगाव समाप्त हो जाए तो क्या बोलेंगे, अलगाव। अलगाव की पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था में तो ठीक है, श्रमिक क्या करेगा, सामान्य रूप से कारखाने के उत्पादन में अपना सहयोग देता है। सामान्य रूप से सारी चीजें सामान्य रूप से चल रही हैं, ये अलगाव की पहली अवस्था का पहला वर्णन। दूसरी अवस्था कब आएगी? जब श्रमिक को लगता है कि मालिक का मुनाफा तो बराबर बढ़ता जा रहा है और स्वयं उसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। इस अवस्था में आकर उसमें स्वयं के लिए स्वयं से अलगाव हो जाता है। ये क्या कहलाता है? आत्म अलगाव। तो जैसे ही वो श्रमिक ये देखता है कि इनका मुनाफा मालिक का क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं यहीं हूँ, तो इनके बीच का जो गैप है वो गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे ही वो ये देखता है तो उसे फिर बुरा लगने लगता है, वो सोचने लगता है कि मैं क्यों यहाँ पर आ रहा हूँ, क्यों ये काम कर रहा हूँ। तो वो क्या है, अलगाव प्रारंभ हो जाता है। ये स्थिति मार्क्स क्या बोलते हैं, आत्म अलगाव। उसे स्वयं में अच्छा नहीं लगता है काम करना। तीसरी अवस्था में क्या है, उसके जैसे कई कामगार स्वयं का अलगाव महसूस करने लगते हैं। तो फैक्ट्री में एक आदमी ऐसा अलगाव महसूस नहीं करता है, सब लोग, और सब ये बोलते हैं कि भाई हम क्या हैं, हम कोई मजदूर हैं, हम क्या हैं, हम केवल यहाँ आते हैं, हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है और हमारा ही सामान बाजार में बेच बेच करके ये क्या हो रहा है, ये जो पूंजीपति है, ये मालिक हमारा, ये इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन क्या है, हमारी सैलरी आज भी वही है। तो सबको लगने लगता है, सारे मजदूरों को। ये तीसरी अवस्था है। अब कामगार का अलगाव एक व्यक्ति का अलगाव नहीं रहता है और क्या हो जाता है, कामगारों का, यानी जितने श्रमिक हैं सबका अलगाव हो जाता है। चौथी स्थिति में क्या होगा, जब समस्त मजदूरों में श्रम से अलगाव की भावना कैसी हो जाए, तीव्रतर। तीव्रता से मतलब क्या, वो बोले कि बस अब अब काम नहीं होगा, अब क्रांति होगी, ठीक, अब संघर्ष होगा। क्यों? क्योंकि ये मालिक हमारी नहीं सुन रहा है और अब इसे सुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस व्यवस्था को बदलना ही पड़ जाएगा। तो ये तीव्रतर, यानी इससे छुटकारा पाने के लिए श्रमिक क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। कामगार क्या होने लगते हैं, संगठित होते हैं, मार्क्स को ध्रुवीकरण बोलते हैं, और यह निश्चित होने लगता है कि पूंजीवाद के उन्मूलन के लिए क्रांति ही एकमात्र विकल्प है। यानी जितने मजदूर हैं वो ये सोचने लगते हैं कि हमारा ये अलगाव कैसे ही समाप्त नहीं होने वाला है, इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, पूंजीवाद समाप्त करना पड़ेगा, समाजवाद लाना पड़ेगा, तभी जा करके ये अलगाव समाप्त होगा, और नहीं तो क्या होगा, यही चलता रहेगा अलगाव। इसे मार्क्स ने क्या कहा है, अलगाव, यानी अलगाव से मुक्त होने का प्रयास, और वो प्रयास कैसा होगा, क्रांति से होगा। इरविंग जटलिन ये भी समाजशास्त्री हैं और इनका ये कहना है कि मार्क्स ने अपनी पुस्तक कैपिटल का शीर्षक अलगाव भी रखा होता तो अनुचित नहीं था, क्योंकि मार्क्स ने जो उनकी पुस्तक है दास कैपिटल, इसमें अलगाव की बहुत ज़्यादा चर्चा की है। तो ये इरविंग जटलिन का स्टेटमेंट, ये ध्यान रखिएगा, और यदि कभी ये स्टेटमेंट आ जाता है तो ध्यान रखना आपको मार्क्स का स्टेटमेंट नहीं है, ये इरविंग जटलिन का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसका था, अलगाव का। तो ये जो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है मार्क्स के, जिसमें आपका जो वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया, वर्ग चेतना, और इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य, और उसी अतिरिक्त मूल्य से जुड़ा हुआ अलगाव, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। मार्क्स का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन। एक ही बात है,
वर्ग संघर्ष के बाद क्या आता है? सामाजिक परिवर्तन, यानी पूंजीवाद का नष्ट होना और समाजवाद की व्यवस्था। तो जल्दी ही हम इस वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। ऑल द बेस्ट।